रात का समय था। शहर की चमकती सड़कों के बीच एक विशाल और बेहद आलीशान महल खड़ा था। लोग उसे विक्टोरिया हाउस कहते थे। बाहर से देखने पर वो किसी राजा के महल जैसा लगता था, लेकिन उसके बारे में शहर में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि उस महल में रात के बाद कुछ चलता है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। उस महल में रहता था आईएएस अधिकारी धीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी जूली के साथ। धीरेंद्र एक सख्त और घमंडी अफसर था। उसका ज्यादातर समय ड्यूटी में गुजरता था, कभी दिन कभी रात। कई रातें ऐसी होती जब पूरा महल सिर्फ जूली के लिए एक डरावनी खामोश दुनिया बन जाता। एक रात धीरेंद्र नाइट ड्यूटी पर गया हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। रात लगभग 12:30 बजे की थी। जूली अपने कमरे में अकेली बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी उसे ऊपर वाले लंबे गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा सुनसान गलियारा, हल्की पीली रोशनी और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें। जूली ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गलियारे के आखिरी छोर पर उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक लंबा और बेहद खूबसूरत जवान लड़का, सफेद कपड़े, भीगे हुए बाल और चेहरा इतना शांत कि कुछ पल के लिए डर भी रुक जाए, लेकिन उसकी आंखों में अजीब दर्द था। अचानक बिजली चमकी और वो लड़का गायब हो गया। उस रात जूली सो नहीं पाई। सुबह जब धीरेंद्र घर लौटा तो जूली ने सारी बात उसे बताई, लेकिन धीरेंद्र हंस पड़ा। तुम्हें वहम हो रहा है। जूली चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अगली रात धीरेंद्र फिर ड्यूटी पर चला गया। रात करीब 1 बजे जूली को लगा जैसे किसी ने खिड़की पर दस्तक दी हो। ठक ठक ठक। जूली ने धीरे से पर्दा हटाया और उसका खून जम गया। तीसरी मंजिल की खिड़की के बाहर वही लड़का खड़ा था। बारिश हो रही थी, लेकिन वो जमीन से कई फीट ऊपर हवा में खड़ा था। उसकी आंखें सीधे जूली को देख रही थीं। जूली डर के मारे पीछे हट गई। उसी पल कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। आवाज बिल्कुल उसके पीछे आकर रुक गई। जूली धीरे धीरे पलटी और सामने वही लड़का खड़ा था। अब उसका चेहरा डरावना हो चुका था। आंखों से काला पानी बह रहा था, होंठ फटे हुए थे और आवाज भारी थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा पति बहुत बुरा इंसान है। जूली चीख पड़ी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सुबह उसकी आंख खुली तो धीरेंद्र उसके पास बैठा था। जूली रोते हुए उससे लिपट गई। वो फिर आया था। इस बार धीरेंद्र थोड़ा गंभीर हुआ। उसने पूरे महल की जांच करवाई, गार्ड बदले गए, सीसीटीवी चेक हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 रातें शांत रहीं। फिर चौथी रात महल के पुराने हिस्से से किसी के रोने की आवाज आने लगी। जूली डरते डरते नीचे गई। महल का वो हिस्सा सालों से बंद था। धूल भरे कमरे, मकड़ी के जाले और टूटी हुई तस्वीरें। रोने की आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। जूली ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच वही लड़का खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, दर्द था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें सच जानना होगा। जूली ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ पल खामोशी रही। फिर वो लड़का बोलने लगा, मेरा नाम आरव था। मैं इसी शहर में रहता था। बहुत गरीब था, लेकिन खुश था। मेरी माँ सिलाई करती थी और मैं छोटी सी नौकरी। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
एक दिन शहर में जमीन घोटाले का मामला शुरू हुआ। कुछ बड़े लोग गरीबों की जमीन छीनना चाहते थे। मैंने उनके खिलाफ गवाही दी। मुझे लगा कानून मेरा साथ देगा। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। लेकिन तुम्हारा पति रिश्वत ले चुका था। जूली का दिल धड़क उठा। नहीं, ये झूठ है। आरव की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने मेरे खिलाफ झूठे केस बनवाए। चोरी, धोखाधड़ी, हमला, सब झूठ था। मैं हर ऑफिस गया, हर जगह हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। मेरी मां सदमे में मर गई और मैं जीते जी खत्म हो गया। जूली की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर क्या हुआ? आरव ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, एक रात मैंने इसी महल के पीछे वाले तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। पूरा कमरा खामोश हो गया। मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि जिसने मेरी जिंदगी छीनी वो आज भी आराम से जी रहा है। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं, तेज हवा चलने लगी। आरव की आवाज गूंज उठी, मैं बदला लेने आया हूं। जूली डर गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम उसके सबसे करीब हो। इतना कहकर वो गायब हो गया। सुबह जब धीरेंद्र घर लौटा तो जूली ने उससे सब पूछ लिया। आरव कौन था? धीरेंद्र अचानक चुप हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जूली समझ गई, सच वही है जो आरव ने बताया। काफी देर बाद धीरेंद्र धीमी आवाज में बोला, मैंने सिर्फ एक फाइल पर साइन किया था। मुझे लगा मामूली मामला है। उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने जांच बंद कर दी। जूली की आंखों में निराशा भर गई। एक इंसान मर गया धीरेंद्र, तुम्हारी वजह से। तभी ऊपर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। दोनों ने डरकर ऊपर देखा। सीढ़ियों पर वही लड़का खड़ा था, आरव। अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, अब याद आया। धीरेंद्र पीछे हटने लगा। उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जिस दर्द में मैं मरा था, आज वही डर तुम महसूस करोगे। अचानक धीरेंद्र का दम घुटने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। जूली रोते हुए चिल्लाई, आरव, छोड़ दो उसे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी जीना था। मेरी भी मां थी, मेरे भी सपने थे। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन पैसों ने सब खत्म कर दिया। जूली रोते हुए बोली, गलती हुई है। बहुत बड़ी गलती, लेकिन एक और मौत से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। पूरा महल अचानक शांत हो गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज आती रही। आरव ने धीरेंद्र को देखा। एक ताकतवर आईएएस अफसर आज डर और पछतावे में टूट चुका था। आरव की आंखों से काला पानी बहने लगा। काश ये पछतावा पहले हुआ होता। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने जूली की तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की शांति दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में कहा, सच्चाई कभी मरती नहीं। और अगले ही पल वो गायब हो गया। उस रात के बाद उस महल में फिर कभी कोई परछाई नहीं दिखी। लेकिन धीरेंद्र बदल चुका था। उसने पुराने केस दोबारा खोले, रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के नाम उजागर किए और आरव के नाम से गरीबों के लिए एक सहायता केंद्र बनवाया। लोग कहते हैं कि आज भी बरसात की कुछ रातों में विक्टोरिया हाउस की ऊपरी खिड़की में एक हल्की परछाई दिखाई देती है। लेकिन अब वो किसी को डराती नहीं। वो बस खामोशी से खड़ी रहती है, जैसे इंसानों को याद दिला रही हो कि किसी गरीब की बद्दुआ और किसी बेगुनाह का दर्द कभी इस दुनिया से खत्म नहीं होता।